जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंच स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के पेपर के बारे में। एसएससी जीडी का हम पुराना पेपर देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जीके के 25 क्वेश्चन हम करने वाले थे, लेकिन टाइम अभाव के कारण जो है जीके के 25 क्वेश्चन नहीं हो पाए। कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन ही उसमें हो पाए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो इस तरह से ये दो वीडियो मिला के जीके के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो पुराने पेपर एसएससी में पिछली बार पूछा गया था। हम उन क्वेश्चनों को साथ में देख रहे हैं जो पूछा गया था, उसके साथ साथ हम आसपास की पूरी चीजें कवर कर रहे हैं, ताकि वहीं से जो क्वेश्चन बने तो हमसे छूटे ना। आज हम देखते हैं उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है, खालिस्तान कहलाता है। ये क्वेश्चन था, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है, खालिस्तान कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन था प्रजनन, दूसरा ऑप्शन था क्लोनिंग, और तीसरा ऑप्शन था स्कैनिंग, और चौथा ऑप्शन था प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें सही आंसर होगा क्लोनिंग। यहाँ से प्रजनन तो होगा नहीं, स्कैनिंग भी होगा नहीं, और प्रकाश संश्लेषण भी होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा क्लोनिंग। अब याद रखना है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है, क्लोनिंग कहलाता है। दोस्तों एक एग्जांपल याद होगा, क्लोनिंग के जरिए एक भेड़ बनाया गया था। क्लोनिंग के जरिए एक भेड़ बनाया गया था जिसका नाम डॉली था, ये याद होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रबी फसलें खालिस्तान में बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रबी फसलें खालिस्तान में बोई जाती हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन में था अप्रैल से मई, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था अक्टूबर नवंबर, तीसरा ऑप्शन था मई जून, और चौथा ऑप्शन था जनवरी फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाता अक्टूबर नवंबर। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, अप्रैल मई या मार्च अप्रैल में इसको काटी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता अक्टूबर नवंबर में ये फसलें बोई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं रबी की फसलें के बारे में। तो हमें यहाँ समझना होगा रबी की फसलें, खरीफ की फसलें क्या होती हैं। खरीफ की फसलें, एक आता है जायद फसल और एक आता है नकदी फसल। यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है नकदी फसल, यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है तो गलत होने नहीं चाहिए। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं और खरीफ की फसलें कौन सी हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें याद रखना है, खरीफ की फसलें अभी हमने देखा अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, ये याद रखना है, यही पूछा गया था। और याद रखना है मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ये पूछ सकता है। अक्टूबर नवंबर में फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में फसल काटी जाती है। और याद रखना है रबी की फसल में किस किस को शामिल करते हैं। रबी की फसल में कौन सी फसल आती है, तो याद रखना है गेहूं,
जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, प्याज, मसूर, मूली, गाजर, मटर, अलसी, ये सब के सबको याद रखना है। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल जायद फसल है, कौन सी फसल नकदी फसल है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रबी की फसलों के बारे में याद रखना है। अक्टूबर नवंबर में फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और ये सभी फसल को याद रखना है जो रबी के मौसम में बोई जाती है। रबी के मौसम में बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, प्याज, मसूर, मूली, गाजर और मटर। फिर हम देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में उसको याद रखना है जून जुलाई में ये फसल बोई जाती है। जून जुलाई में ये फसल बोई जाती है और काटी कब जाती है तो याद रखना है अक्टूबर नवंबर में ये फसल काटी जाती है। कौन कौन सी फसल है जो खरीफ की फसलों में आती है वो देखते हैं। तो धान, गन्ना ये खरीफ की फसल है। तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, ये भी फसलें खरीफ की इसमें आती है। मूंगफली है, तंबाकू है, जूट है, सोयाबीन है। ये सभी फसल जो है याद रखना है, ये खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद हम देखते हैं नकदी फसल कौन सी होती है। कौन सी है। इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नकदी फसल है। तो हम देखते हैं नकदी फसल में क्या क्या आते हैं। गन्ना हम देख रहे हैं नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, सूरजमुखी, चाय, कॉफी, ये सब क्या है नकदी फसल है। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, सूरजमुखी, चाय, कॉफी, ये सब के सब क्या है नकदी फसल है। ये पूछा जाता है, याद रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं हम जायद फसल में क्या क्या आते हैं। जायद की फसलें मतलब एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में कौन सी फसल होती है। तो रबी और खरीफ की फसल के बीच में जायद की फसल होती है, याद रखना है। जायद की फसल में क्या क्या आता है वो हम देखने वाले हैं। इसको मई और जून में ये फसल बोई जाती है। इसके लिए याद रखना है कि इसमें क्या क्या आते हैं। तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये सभी के सभी जो है वो जायद फसल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने देखा कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, रबी की फसल में कौन कौन सी चीजें शामिल है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन कौन सी फसल शामिल है। इसके बाद हमने देखा नकदी फसल पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी नाम याद रखना है। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये पूछा जाता है। तो नकदी फसल में ये आते हैं। और जायद की फसलें रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के बीच में जो बोई जाती है जायद की फसल कहते हैं। इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा ये सब आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खालिस्तान एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। ये क्वेश्चन था। खालिस्तान एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था हिमा दास, दूसरा ऑप्शन साक्षी मलिक, तीसरा ऑप्शन सीमा पुनिया और चौथा ऑप्शन था दीपा कर्माकर। तो सही आंसर याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है क्या, दीपा कर्माकर। अब दीपा कर्माकर के बारे में हम देखते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है, जिम्नास्टिक पूछा जाता है, याद रखना है। दीपा कर्माकर किस राज्य की है, त्रिपुरा की, याद रखना है। जिम्नास्टिक में ओलंपिक के लिए जिम्नास्टिक में क्वालिफाई होने वाली पहली महिला है, ये पहली महिला है। तो इतना ही याद रखना है दीपा कर्माकर के बारे में। जिम्नास्टिक खेलती है, त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती है और पहली महिला ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जिम्नास्टिक महिला यही बनी थी, दीपा कर्माकर। इसके बाद हम देखते हैं इसका सही आंसर तो दीपा कर्माकर है। हिमा दास को हम देखते हैं। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। हिमा दास कहाँ से बिलोंग करती है, असम, और ये धाविका है, ये याद रखना है, धाविका है, असम से बिलोंग करती है। ढींग एक्सप्रेस भी इनको कहते हैं। इतनी चीजें याद रखना है। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, जैसे मीराबाई चानू के बारे में। तो मीराबाई चानू कहाँ से है, मणिपुर से है। क्या खेलती है, किस खेल में भाग लेती है, भारोत्तोलन, याद रखना है, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। फिर हम बात करते हैं एमसी मैरी कॉम के बारे में। एमसी मैरी कॉम ये भी मणिपुर की है, ये भी मणिपुर की है, ये भी मणिपुर की है। और इसमें याद रखना है, और दोस्तों हम देख रहे थे एक क्वेश्चन आया था, खालिस्तान एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेलती है, याद रखना है, त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती है। पहली महिला ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो है वो दीपा कर्माकर है। फिर याद रखना है यहाँ पे हिमा दास ऑप्शन में था, तो हिमा दास ऑप्शन में था, इसके बारे में याद रखना है। इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, असम राज्य से बिलोंग करती है, ये एक धाविका है। तो इनके बारे में इतनी चीजें याद रखना है। इसके बाद मैं बताया था मीराबाई चानू के बारे में। तो मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, भारोत्तोलन में भाग लेती है, ये याद रखना है। एमसी मैरी कॉम ये भी मणिपुर से है और ये बॉक्सर है। इनकी एक पुस्तक याद रखना है, पूछा जाता है एमसी मैरी कॉम की पुस्तक अनब्रेकेबल जो है एमसी मैरी कॉम की पुस्तक है, इनको याद रखना है। मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम को गोल्डन मॉम के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना है, गोल्डन मॉम के नाम से भी जानते हैं इनको, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दोस्तों याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोने का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। सोने का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। ऑप्शन में था AU, AG, G और A। तो ये सभी को पता है, आसान क्वेश्चन था। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है, AU को हम सोना कहते हैं, सोना, ठीक। Ag क्या है, सिल्वर है, Ag क्या है, सिल्वर है, सिल्वर चांदी, ठीक। और Al क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ये याद रखना है। इससे पहले मैंने बताया था कि कुछ मिश्र धातु के नाम वो याद रखना है। पीतल जो है ये मिश्र धातु है, कांसा है मिश्र धातु है, और जर्मन सिल्वर है ये भी मिश्र धातु है, सोल्डर धातु है, सोल्डर ये भी मिश्र धातु है। तो इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें इनके बारे में बता चुका हूँ कि पीतल किस किस से मिलकर बना है,
कांसा किससे मिलकर बना है, सोल्डर किससे मिलकर बना है, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है। तो इन मिश्र धातु के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो याद रखना है, क्वेश्चन आया था सोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Au होता है सोना, और Ag यदि पूछता है तो हम सिल्वर कहेंगे, Zn पूछता है तो इसको हम जिंक कहते हैं, जिंक या जस्ता कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आगे भी कि इस तत्व को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये हम रसायन में आवर्त सारणी, जहाँ एक आवर्त सारणी वाले वीडियो करने वाले हैं, उसमें सारी चीजें देखने मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, खालिस्तान, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। खालिस्तान विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है, ये क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान था। ऑप्शन था गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन था पर्वत ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था नुब्रा ग्लेशियर, और चौथा ऑप्शन था सियाचिन, ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर हो जाता, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पूछा जाता है, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्या जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता। भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन था आर डी बर्मन, ए आर रहमान ऑप्शन में था, सोनू निगम ऑप्शन में था, और अनु मलिक के ऑप्शन में था। इसका सही आंसर आ जाता, भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता, वो है ए आर रहमान। इसका आंसर हो जाता ए आर रहमान, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूत्री प्रणाली, क्वेश्चन था मूत्री प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है, ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन था मूत्राशय, ये वायु का क्वेश्चन था, गवीनी ऑप्शन में था, और ऑप्शन था श्वसनी, और ऑप्शन में था मूत्रमार्ग। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने से ही पता चल जाता है यहाँ पे कि मूत्री प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है, श्वसनी है, ये श्वसन से संबंधित है, बाकी ये जो है ये मूत्री प्रणाली के हिस्से हैं। तो ये भी है, इसमें सही आंसर क्या हो जाता, श्वसनी। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ये बारिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक है, भारत के प्रसिद्ध खालिस्तान शहनाई वादक है। जितने भी वादक हैं वो मैं एक वीडियो में कंप्लीट ट्रिक के साथ बनाने वाला हूँ। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन में था बिस्मिल्लाह खां ऑप्शन में था, रविशंकर ऑप्शन में था, लतीफ खां ऑप्शन में था, और हरिप्रसाद ये ऑप्शन में था। तो इसका सही आंसर हो जाता बिस्मिल्लाह खां, इसका सही आंसर हो जाता। बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। इनके साथ साथ याद रखना है दयाशंकर जगन्नाथ, ये भी शहनाई वादक है, और अली हुसैन ये भी जो है वो शहनाई वादक है। याद रखना है बिस्मिल्लाह खां जो जिनको पद्मश्री और भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्मश्री और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। इसके बाद याद रखना है सरोद वादक, कुछ सरोद वादकों के नाम बता रहा हूँ मैं। ये सरोद वादक जो है पूछा जाता है कौन कौन सरोद वादक रहे हैं। अमजद अली खान बहुत फेमस नाम है, अमजद अली खान ये सरोद वादक रह चुके हैं। अली अकबर खान, इनका नाम भी याद रखना है, सरोद वादक है।
ठीक। और याद रखना है जरीन दारूवाला ये भी सरोदवादक है। जतिन भट्टाचार्य ये भी सरोदवादक है। हाफिज अली खां ये भी सरोदवादक है। तो सरोदवादकों के नाम याद रखना है, इनमें से पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट का क्वेश्चन था। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में सही आंसर आ जाता है इसका शशि थरूर याद रखना है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड है, याद रखना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये यदि पूछा जाता है तब याद रखना है संजय बालू का नाम याद रखना है। तो ये क्वेश्चन था द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। और इसी के जैसी एक पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है? संजय बालू है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन में था पुणे, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाता नई दिल्ली आता। अब याद रखना है शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। याद रखना है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लुव्रे संग्रहालय है जो फ्रांस पेरिस में है। ये याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट, तो दोस्तों हमने देखे इतने ही क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इससे पहले एक जो वीडियो बनाया उसमें कुछ क्वेश्चन है, 15 से 16 क्वेश्चन उसमें है और इसमें कुछ क्वेश्चन है। इस तरह मिला के टोटल 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी जीके के कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इसके बाद मैथ के 25 क्वेश्चन और हिंदी के 25 क्वेश्चन। इस तरह से एक पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अन्य लोगों तक, ताकि वीडियो वो भी देख पाएँ। थैंक यू।